नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एकदम अनूठा होगा। इस बार अलग अंदाज में मनाया जाएगा। वहीं सबसे बड़ा सरप्राइज होगा कोरोना से जंग में फ्रंटलाइन वॉरियर्स के अलावा कुछ ऐसे लोगों को कार्यक्रम में बुलाया जाना है जो कि इस बीमारी से जंग जीतकर ठीक हुए हैं। करीब 1500 कोरोना वॉरियर्स और ठीक हो चुके लोगों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर सकते हैं। लाल किले पर 15 अगस्त की तैयारियों से जुड़े सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इस बार काफी कुछ बदला बदला नजर आएगा। ध्वजारोहण, परेड और पीएम का राष्ट्र के नाम संबोधन, ये तीनों पहले की तरह ही होंगे और सुरक्षा में भी कोई कटौती या फेरबदल नहीं किया जाएगा, बल्कि इस बार ये और मजबूत होगी। लाल किला मैदान में हर बार करीब 10,000 लोग इस राष्ट्रीय पर्व का गवाह बनते हैं, लेकिन इस बार इनकी जगह तकरीबन 1500 माफ कीजिएगा कोरोना वॉरियर्स को यहां आमंत्रित किए जाने की बात है। उद्देश्य ये है कि इससे इस महामारी से लड़ाई में इनका मनोबल और ऊंचा हो सके और कोरोना से जूझ रहे देश को भी इनके जरिए प्रधानमंत्री सकारात्मक संदेश दे सके। लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री स्टेज के दोनों ओर हर बार 800 चेयर लगाई जाती रही हैं और इसमें एक ओर जहां 375 और दूसरी ओर 425 चेयर लगती हैं, इन्हें घटाकर इस बार तकरीबन 150 किया जा रहा है। साथ ही ऊपर जितने भी वीवीआईपी बैठते हैं वे इस बार नीचे ग्राउंड में बैठेंगे। 4200 सामान्य स्कूली बच्चों की जगह तकरीबन 400 एनसीसी कैडेट को बुलाए जाने की भी बात पता चली है। ये सब दिल्ली के विभिन्न स्कूलों से होंगे। तो इस बार कुछ बदला 15 अगस्त समारोह आपको दिखेगा। इस बार का जो समारोह होगा वो बेहद अनूठा होगा। उधर कोरोना ने पिछले 100 वर्षों में देश को सबसे ज्यादा खराब स्वास्थ्य और आर्थिक संकट में डालने का काम किया है। कोरोना से उत्पादन, नौकरियां और कल्याण के लिए एक बड़ा नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। इसमें दुनिया भर में मौजूद विश्व व्यवस्था, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं, श्रम और पूंजी मूवमेंट को गति दी। ये बात आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास 7वें एसबीआई बैंकिंग और अर्थशास्त्र सम्मेलन में शनिवार को कह रहे हैं, जहां बैंकिंग और अर्थशास्त्र कॉन्क्लेव में दास ने कहा है कि महामारी शायद अब तक देश की आर्थिक और वित्तीय प्रणाली की मजबूती और लचीलापन की सबसे बड़ी परीक्षा ले रहा है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा, वर्तमान संकट में अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए कई बड़े उपाय किए। आरबीआई के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता विकास है, इसके साथ ही वित्तीय स्थिरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आरबीआई ने उभरते खतरों की पहचान करने के लिए अपने ऑफ साइट सर्विलांस मैकेनिज्म को भी मजबूत किया है। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 27,114 लोगों के संक्रमित होने के आंकड़े हैं और इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या अब 8,20,916 हो चुकी है। इस दौरान 519 लोगों की मौत भी हुई। मृतकों की संख्या बढ़कर 22,123 हो चुकी है। अब तक 5,15,386 मरीज कोरोना को हरा भी चुके हैं, इससे जीत पा चुके हैं और पिछले 24 घंटे में तकरीबन 19,870 लोग रिकवर हुए हैं। एक्टिव केसेस में 6,725 की वृद्धि भी हुई है। देश में अब कुल जहां 2,83,407 एक्टिव केसेस हैं। बढ़ेंगे आगे, जहां भारत के औषधि नियंत्रक ने त्वचा रोग के उपचार में काम आने वाले आइट्रोलिजमैब इंजेक्शन का कोविड-19 के उन मरीजों के ऊपर उपचार में सीमित इस्तेमाल किए जाने की मंजूरी दे दी है जिन्हें सांस लेने में मध्यम और गंभीर स्तर की दिक्कत है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया है कि कोविड-19 के इलाज की चिकित्सीय आवश्यकताओं पर विचार करते हुए भारत के द्वारा औषधि महानियंत्रक डॉक्टर वीजी सोमानी ने कोरोना वायरस के कारण शरीर के अंगों को ऑक्सीजन न मिलने की गंभीर अवस्था के इलाज में आपात स्थिति में जहां मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन आइटिलोजिडुमैब के सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक एम्स समेत अन्य अस्पतालों में जहां श्वसन रोग विशेषज्ञ, औषधि विज्ञानियों और साथ ही दवा विशेषज्ञों की सीमित
समिति के द्वारा जहां भारत में कोविड-19 मरीजों पर चिकित्सकीय परीक्षणों के संतोषजनक पाए जाने के बाद ही इस इंजेक्शन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। पिछले कई वर्षों से त्वचा रोग के इलाज के लिए बायोक्रोन कंपनी की ये पहले से ही स्वीकृत दवा है। उन्होंने बताया कि इस दवा के इस्तेमाल से पहले हर मरीज की लिखित में सहमति आवश्यक है। उधर पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले स्थानों पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त पेट्रोलिंग के प्रस्ताव पर सहमत हो सकती हैं। संभावना है कि सैन्य कमांडर स्तर पर अगली बैठक में इस विषय पर चर्चा हो सकती है, जबकि चीनी सेना के पीछे हटने के बाद भारतीय सेना पेट्रोलिंग शुरू करने की तैयारी में है। लेकिन चीन चाहता है कि वे भी इन स्थानों पर अपनी पेट्रोलिंग करें। गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और डीपसांग, साथ ही फिंगर एरिया में ऐसे स्थान हैं जहां भारतीय एवं चीनी सेना के बीच टकराव है। इसमें से कई स्थानों पर एलएसी को लेकर भारत और चीन के दावे अलग अलग हैं। फिंगर एरिया में भारत की पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक होती रही है और वहां तक उसका दावा है, लेकिन चीन अपना दावा फिंगर 4 तक मानता है। सैन्य कमांडरों में इस मुद्दे पर हुई पिछली बैठकों में इस बात पर सहमति बनी हुई है कि विवाद वाले स्थानों पर एक बफर जोन बनाया जाए। इस जोन में किसी भी देश की सेना नहीं रहेगी और न ही वहां कोई निर्माण होगा। टकराव वाले हर स्थान पर बफर जोन अलग अलग हो सकता है। इसकी रूपरेखा पिछली बैठकों में हुई थी, जिसके अनुसार चीनी सेनाएं पीछे हट रही हैं और उसी अनुरूप अब भारतीय सेना भी पीछे हटेंगी। बैठकों में चीन की तरफ से ये बात भी आई है सामने कि बफर जोन पर दोनों देशों की सेनाओं की पेट्रोलिंग की अनुमति होनी चाहिए। दरअसल फिंगर एरिया क्षेत्र में दोनों देशों की पेट्रोलिंग होती रही है और कई बार इसके चलते टकराव भी हुआ, लेकिन विवाद वाले बाकी क्षेत्रों में चीन की नियमित पेट्रोलिंग नहीं है, जबकि भारतीय सेना की पेट्रोलिंग लंबे समय से होती रही है। ऐसे में चीन के प्रस्ताव पर सहमति बनती है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस के लगभग 2 दर्जन विधायकों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राज्य की अशोक गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस के इन विधायकों ने एक संयुक्त बयान में ये आरोप लगाया। ये बयान विधानसभा में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। संयुक्त बयान में कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त और अन्य भ्रष्ट हथकंडों के माध्यम से राज्य की जनहितकारी कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। इन विधायकों ने इसे भाजपा का कथित अलोकतांत्रिक और भ्रष्ट आचरण करार दिया। बयान में कहा गया कि हमारे पास स्पष्ट जानकारी है कि भाजपा के शीर्षस्थ लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जो कि कांग्रेस के विधायकों और समर्थित विधायकों और अन्य से संपर्क में हैं और उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बयान में कांग्रेस विधायकों के हवाले से यह भी कहा गया कि राज्य में कांग्रेस और उसके समर्थन देने वाले सभी विधायक इस तरह के प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। संयुक्त बयान में 24 विधायकों के नाम दिए गए। इसमें लाखन सिंह, जोगेंद्र सिंह अवाना, मुकेश भाकर, इंदिरा मीणा, वेद प्रकाश सोलंकी, संदीप यादव आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि ये बयान ऐसे समय में जारी किया गया है जब राजस्थान पुलिस के विशेष कार्यबल एसओजी ने राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त और निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के आरोपों में शुक्रवार को एक मामला दर्ज किया है। जून में राज्य से हुए राज्यसभा के 3 सीटों के चुनाव से पहले ही सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कुछ विधायकों को प्रलोभन दिए जाने का आरोप लगाया था। पार्टी की ओर से इसकी शिकायत एसओजी से की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है और करोड़ों रुपए की नकदी जयपुर स्थानांतरित की जा रही है। राज्य विधानसभा में कुल 200 विधायकों में से कांग्रेस के पास 107 विधायक और भाजपा के पास 72 विधायक हैं। राज्य में 13 में से 12 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी कांग्रेस को है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और भी जानकारी आपको चाहिए इन खबरों से जुड़ी तो जनसत्य न्यूज से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।